हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आपसे का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है और किस प्रकार से हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कैसे एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा सेकेंड चैनल है नॉलेज बीम प्लस, वहाँ पर क्लास 9, 10th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए साथ ही साथ क्लास 12 के स्टूडेंट्स का बुक का भी जो प्रिपरेशन है उसी चैनल पर है। तो वहाँ पर जाकर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। साथ ही साथ 9, 10th, 11th के स्टूडेंट्स को भी हमारे उस चैनल पर आप भेज सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है और किस प्रकार से हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कैसे एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट देख सकते हैं दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। पहला जो है वह है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव पहला है जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं कर्ता। ठीक है, और दूसरा जो शब्द आपको देखने को मिल रहा है वह है एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट जिसका हिंदी अर्थ होता है स्वतंत्र। ठीक है, तो यह दो शब्दों से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना है। पहला है नॉमिनेटिव जिसका हिंदी अर्थ होता है कर्ता और दूसरा जो है एब्सोल्यूट जिसका हिंदी अर्थ होता है स्वतंत्र। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमको एक चीज़ स्पष्ट होता है कि हमको कर्ता को स्वतंत्र करना होता है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके अगर आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपको कर्ता को स्वतंत्र करना होता है। तो कहने का मतलब है दिए हुए वाक्यों में से जो भी आपका वाक्य दिया जाएगा, जो भी आपका पहला, दूसरा, तीसरा जो भी सेंटेंस दिया जाएगा, उन सेंटेंसेस में से जिस वाक्य में आपको रीजन दिखाई दे, क्या दिखाई दे, रीजन दिखाई दे, उसी के कर्ता को आपको स्वतंत्र करना होता है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है नॉमिनेटिव जिसका हिंदी अर्थ होता है कर्ता, दूसरा है एब्सोल्यूट जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमको एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि दिए हुए वाक्यों में से किसी एक वाक्य के कर्ता को स्वतंत्र करना होता है। तो किस वाक्य के कर्ता को स्वतंत्र करना होता है? जिस वाक्य में हमको रीजन दिखाई दे। तो जिस वाक्य में रीजन दिखाई दे उसी के कर्ता को हमें स्वतंत्र करना होता है। तो स्वतंत्र कैसे करना है, यही नियम अगर आप जान गए तो आप आसानी से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो कर्ता को स्वतंत्र करने के तीन तरह के नियम आपको ध्यान रखने हैं। केवल तीन तरह के नियम आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर लेंगे। तो कर्ता को स्वतंत्र करने का नियम यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ। सब्जेक्ट को स्वतंत्र करने का रूल। ठीक है, तो तीन तरह के रूल्स आपको बस माइंड रखना है। पहला, देखिए किस वाक्य के कर्ता को स्वतंत्र करना है जिसमें कि आपको क्या दिखाई दे, रीजन, जिसमें कारण दिखाई दे। अब देखिए जो आपका रीजन दिखाने वाला वाक्य अगर एक्टिव वॉइस में है, रीजन दिखाने वाला वाक्य आपका किस में है, एक्टिव वॉइस में है, तो कर्ता को स्वतंत्र करने के लिए आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। उस वाक्य का जो सब्जेक्ट रहेगा रीजन वाले में का, उसे सब्जेक्ट को लिखना है। और उसके बाद हैविंग के साथ अगर आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, हैविंग के साथ अगर आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद, तो आपका कर्ता माना जाता है कि स्वतंत्र हो गया। ठीक है, या कैसा, ऐसा हम कब करेंगे, जब हमारा रीजन दिखाने वाला वाक्य किस में रहे, एक्टिव वॉइस में रहे। अब दूसरा जो कर्ता को स्वतंत्र करने का नियम है, तो अगर आपका दिया हुआ जो वाक्य है रीजन वाला वह पैसिव वॉइस में है, किसमें है, पैसिव वॉइस में है, तो आपको कर्ता को स्वतंत्र करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले रीजन दिखाने वाले वाक्य का सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद हैविंग बीन के साथ, किसके साथ, हैविंग बीन के साथ आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। ऐसा जैसे ही आप करेंगे आपका कर्ता क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। यानी हैविंग बीन के साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। तो यह दो तरीका हो गया कि किस तरह से हम लोग रीजन दिखाने वाले वाक्य के कर्ता को स्वतंत्र करेंगे। जब दिया हुआ रीजन वाला जो वाक्य वो एक्टिव वॉइस में हो तो कैसे करेंगे और पैसिव वॉइस में हो तो कैसे करेंगे। और तीसरा, यदि रीजन दिखाने वाला वाक्य न तो एक्टिव वॉइस में है न तो पैसिव वॉइस में है, बल्कि उसमें इज, एम, आर, वाज, वर, मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुए हों।
अब इज एम आर वाज वर किसी वाक्य में मेन वर्ब में प्रयोग है कि नहीं, हम आपको कैसे पता चले। अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो बस आप इतना माइंड रखिएगा कि जिस वाक्य में इज एम आर का प्रयोग है, इज एम आर वाज वर का प्रयोग है, अगर वह वाक्य टेंस नहीं है या फिर पैसिव वॉइस नहीं है तो उसमें इज एम आर वाज वर मेन वर्ब के रूप में है। ठीक है, तो यह चीज़ आप क्लियर रखिएगा। अगर आपका जो रीजन दिखाने वाला वाक्य है उसमें इज एम आर वाज वर, यह सब बी वर्ब हैं, जान ही रहे हैं आप लोग, बी वर्ब हैं, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, यह अगर इज एम आर वाज वर दिए हुए वाक्य में मेन वर्ब के रूप में है तो आपको क्या करना है, कर्ता को स्वतंत्र करने के लिए आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपको बीइंग का प्रयोग कर देना है। किसका प्रयोग कर देना है? बीइंग का प्रयोग कर देना है और आपका कर्ता क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यह 3 तरीका है दिए हुए वाक्य में किस तरह से हम लोग कर्ता को स्वतंत्र करते हैं। तो यह स्वतंत्र करने का अगर मेथड आप समझ लिए तो आप आसानी से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर लेंगे। तो यह तो बात हो गई कि हम लोग जान गए कि किस तरह से कर्ता को स्वतंत्र करते हैं, तीनों तरीका मुझे पता चल गया। अब हम यह जानते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कब बनता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो सेंटेंस पहला दिया है उसका सब्जेक्ट और जो आपका सेंटेंस दूसरा दिया है उसका सब्जेक्ट, दोनों का सब्जेक्ट जो है वह एक समान नहीं होना चाहिए। यानी कि सेंटेंस पहले का जो सब्जेक्ट है और सेंटेंस दूसरे का जो सब्जेक्ट है वह अलग अलग होना चाहिए। सब्जेक्ट एक समान रहेगा तो आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का नियम लॉन्च नहीं होगा। इसके बाद आपको देखना है कि जो सेंटेंस पहला रहे उसमें रीजन रहे, यानी एक वाक्य में रीजन रहे, और जो आपका सेंटेंस दूसरा रहे उसमें रिजल्ट रहे, यानी कि रीजन रिजल्ट का संबंध होना चाहिए। तो रीजन रिजल्ट का संबंध अगर पहले दूसरे सेंटेंस में है अर्थात दिए हुए सेंटेंसेस में है तो आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर सकते हैं। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करने के लिए आपको देखना है कि दिए हुए वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए। एक वाक्य में रीजन हो तो दूसरे वाक्य में रिजल्ट होना चाहिए। तो आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर सकते हो। अब रीजन वाले वाक्य के कर्ता को किस तरह से स्वतंत्र करना है, मैंने यहाँ पर 3 तरीका आपको बताया, यही 3 मेथड आपको लॉन्च करना है। ठीक है, अच्छी तरह से मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से अब स्पष्ट करता हूँ। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कब करना है, आप इन चीज को ध्यान में रखकर आसानी से समझ सकते हैं कि दिए हुए वाक्यों के सब्जेक्ट जो हैं वह अलग अलग होने चाहिए और दिए हुए वाक्यों के मध्य रीजन रिजल्ट का संबंध होना चाहिए। और हम लोग किस वाक्य के कर्ता को स्वतंत्र करते हैं, जिसमें रीजन दिखाई दे। और कैसे स्वतंत्र करते हैं, तो स्वतंत्र करने के लिए हमारे पास 3 यहाँ पर नियम मैंने बताया, इसी तरह से स्वतंत्र करते हैं। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से अच्छी तरह से स्पष्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सेंटेंस का सेट लिखता हूं, जैसे द टीचर लेफ्ट द क्लास, द टीचर लेफ्ट द क्लास। दूसरा सिंपल सेंटेंस, द बॉयज मेड अ नॉइज, अध्यापक ने कक्षा को छोड़ दिया। द बॉयज मेड अ नॉइज, बच्चे आवाज करने लगे। ठीक है, पहले वाक्य में कर्ता क्या है, द टीचर है, दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज है, तो यानी सब्जेक्ट अलग अलग। अब दूसरा हमारा देखते हैं यह कंडीशन फॉलो करता है कि नहीं, एक वाक्य में रीजन होना चाहिए, दूसरे वाक्य में रिजल्ट। द टीचर लेफ्ट द क्लास, अध्यापक कक्षा को छोड़ दिया। द बॉयज मेड अ नॉइज, लड़के आवाज करने लगे। लड़के आवाज करने क्यों लगे, रीजन था कि अध्यापक कक्षा को छोड़ दिया, और रिजल्ट यह निकला कि बच्चे आवाज करने लगे। तो दोनों ही कंडीशन फॉलो हो रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। इससे पहले हम लोग करेंगे क्या, देखेंगे कि किस वाक्य में रीजन है। तो पहले वाले वाक्य में रीजन है और पहले वाले वाक्य में आपको रीजन देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि यह रीजन दिखाने वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है, कि रीजन दिखाने वाले वाक्य में इज एम आर वाज वर मेन वर्ब के रूप में आए हैं। तो देख सकते हैं कि यह रीजन दिखाने वाला वाक्य जो है यह एक्टिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस में है तो हम लोग कर्ता को कैसे स्वतंत्र करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो लिखना पड़ेगा द टीचर, उसके बाद हैविंग का प्रयोग करना है, द टीचर हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म द टीचर हैविंग। ठीक है, द टीचर हैविंग, इसके बाद लेफ्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ही ऑलरेडी, द टीचर हैविंग लेफ्ट द क्लास। इसके बाद दूसरा सेंटेंस आप लिख लीजिए, द बॉयज मेड अ नॉइज। तो इस तरह से आसानी से आपका सिंपल सेंटेंस बन गया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। इसी तरह हम लोग और भी एग्जांपल देखते हैं।
आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि बहुत ही सिंपल तरीका है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है सिंथेसिस में, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। एक बार समझ लेंगे तो आप उसके बाद भूलेंगे भी नहीं। इसी तरह हम लोग और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द टीचर entered the class, the students became silent, अध्यापक कक्षा में प्रवेश किया, द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट, विद्यार्थीगण क्या हो गए, शांत हो गए। अब हमको ये इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दिए हुए वाक्यों का सब्जेक्ट कैसा है। तो द टीचर यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर द स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट अलग अलग हैं। इसके बाद एक वाक्य में रीजन है, यानी एक वाक्य में कारण है कि अध्यापक कक्षा में प्रवेश किया, इसी वजह से बच्चे जो हैं वो क्या हो गए, शांत हो गए। रीजन रिजल्ट का भी संबंध है, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हो सकता है। अब हम देखेंगे कि रीजन दिखाने वाला वाक्य किस में है, एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है कि ईजेएमआर वाज वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में इसमें हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं एक्टिव वॉइस में है, तो एक्टिव वॉइस में है तो कर्ता को कैसे स्वतंत्र करना है, सब्जेक्ट लिखना है तो लिखना होगा द टीचर, उसके बाद हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास। इसके बाद दूसरा सिंपल सेंटेंस जो है उसको कामा लगाकर जोड़ दीजिए, द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट, ठीक है, बिकेम साइलेंट। तो यह इस तरह से आपका सिंपल सेंटेंस बन गया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह से आपको करना है। इसी तरह एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं, द बेल रैंग, घंटी बजी, द स्कूल क्लोज्ड, घंटी बजी स्कूल बंद हो गया। फिर हम देखेंगे दोनों वाक्यों का जो सब्जेक्ट है अलग है, यहाँ पर द बेल है, वहाँ पर द स्कूल है। घंटी बजी, स्कूल बंद हो गया, स्कूल बंद क्यों हुआ, रीजन है कि घंटी बज गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया जा सकता है। दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, सब्जेक्ट अलग अलग है और रीजन रिजल्ट का संबंध है। और रीजन दिखाने वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में है, तो हम लोग कर्ता को कैसे स्वतंत्र करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द बेल, फिर हैविंग, और रैंग यहाँ पर देखिए सेकेंड फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे रंग, द बेल हैविंग रंग, कामा देकर द स्कूल क्लोज्ड। तो यह हमारा आसानी से सिंपल सेंटेंस बन गया, द बेल हैविंग रंग, द स्कूल क्लोज्ड। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा पैसिव वॉइस में भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर रीजन दिखाने वाला वाक्य जो पैसिव वॉइस में, तो कर्ता को कैसे स्वतंत्र करेंगे। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखता हूँ, द वर्क वाज डन, कार्य समाप्त हो गया। वी वेंट बैक होम, हम लोग घर वापस आ गए। यह एग्जाम्पल कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, द वर्क वाज डन, कार्य समाप्त हो गया। वी वेंट बैक होम, हम लोग घर वापस आ गए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दिए हुए वाक्यों का सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर द वर्क है, यहाँ पर वी है। हम लोग वापस घर क्यों आ गए, रीजन है कि कार्य समाप्त हो गया। रीजन रिजल्ट का भी संबंध है, सब्जेक्ट अलग अलग है, तो हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर सकते हैं। रीजन दिखाने वाला वाक्य देखेंगे तो किसमें है, पैसिव वॉइस में, क्योंकि वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में रहेगा तो कैसे कर्ता को स्वतंत्र करना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो हम लोग लिख लेते हैं द वर्क, इसके बाद हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, द वर्क हैविंग बीन, और इसके बाद डन, यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है ही डन, द वर्क हैविंग बीन डन, कामा लगाकर दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं, वी वेंट बैक होम। बस ये आसानी से आपका सिंपल सेंटेंस बन गया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। इसी तरह से हम लोग और भी एग्जाम्पल देखते हैं। एक पैसिव वॉइस का और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल पैसिव वॉइस का और भी देख लेते हैं। द कैप्टन
द कैप्टन वाज किल्ड, यानी कप्तान को जान से मार दिया गया। द आर्मी रैन अवे, सेना भाग गई। ठीक है, तो देख सकते हैं दोनों वाक्यों का जो सब्जेक्ट है वह अलग अलग है। एक वाक्य में जो है वह हमारा द कैप्टन है और दूसरे वाक्य में द आर्मी है। सब्जेक्ट अलग है। सेना भाग क्यों गई? क्योंकि कप्तान को जान से मार दिया गया। रीजन रिजल्ट भी है। रीजन दिखाने वाला वाक्य पैसिव वॉइस में है, वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो हम लोग कर्ता को कैसे स्वतंत्र करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है। तो हो जाएगा द कैप्टन हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हैविंग बीन किल्ड, कामा लगाकर दूसरा वाक्य लिख देते हैं द आर्मी रैन अवे। यह आसानी से हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। चलिए अब देखते हैं, अगर हमारा दिए हुए वाक्य में जो हमारा रीजन दिखाने वाला वाक्य रहे, अगर उसमें इज एम आर वाज वर्ब मेन वर्ब के रूप में आए हों। मेन वर्ब के रूप में तभी आएंगे जब दिया हुआ वाक्य न तो कोई टेंस हो और न ही वह पैसिव वॉइस हो, और उसमें इज एम आर देखने को मिले तो समझ जाइए वह मेन वर्ब के रूप में आया है। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से स्पष्ट करता हूं। जैसे इट वाज कोल्ड, ठंडी था। नन अर्थात नो वन वेंट आउट, कोई भी बाहर नहीं गया। तो देख सकते हैं पहले वाक्य में करता क्या है, इट है, दूसरे में नन है, अलग है सब्जेक्ट, और कोई बाहर क्यों नहीं गया? रीजन है कि ठंडी था, तो रीजन रिजल्ट का भी संबंध है। अब हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखेंगे कि यह जो रीजन दिखाने वाला वाक्य है ना तो एक्टिव वॉइस में ना तो पैसिव वॉइस में है, बल्कि उसमें इज एम आर वाज वर्ब में से वाज जो है मेन वर्ब के रूप में आया है। तो हम लोग कैसे कर्ता को स्वतंत्र करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, तुम्हारा सब्जेक्ट इट हो गया, बीइंग का प्रयोग करके कर्ता को स्वतंत्र करेंगे तो हो जाएगा इट बीइंग। ठीक है, इट बीइंग कोल्ड, कामा देकर नन वेंट आउट। बस आपका आसानी से सिंपल सेंटेंस निर्मित हो गया। इसी तरह से और भी एक एग्जांपल देखते हैं। इट वाज अ हॉलीडे, छुट्टी था। इट वाज अ हॉलीडे, द बॉयज डिड नॉट गो टू स्कूल, छुट्टी था, लड़के स्कूल नहीं गए। ठीक है, तो देख सकते हैं पहले वाक्य में करता इट है, दूसरे वाक्य में द बॉयज है। बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए? क्योंकि छुट्टी था। रीजन रिजल्ट का भी संबंध है, वाज मेन वर्ब के रूप में आया है। तो हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हमको लिखना होगा इट बीइंग अ हॉलीडे, कामा लगाकर द बॉयज डिड नॉट गो टू स्कूल। बस आसानी से आपका सिंपल सेंटेंस निर्मित हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई होप आप लोग इन सारे रूल्स को समझ गए होंगे। अब मैं इन्हें मिटा रहा हूं, और भी एग्जाम्पल आपको शो करना है। बहुत ही आसान है। चलिए और भी एग्जाम्पल एक दो दिखा देता हूं, उसके बाद आपके लिए भी एक क्वेश्चन मैं दूंगा। तो लिखते हैं द स्कूल वाज ओवर, यानी स्कूल समाप्त हो गया। द बॉयज वेंट देयर होम्स। देखिए द स्कूल वाज ओवर, स्कूल समाप्त हो गया। द बॉयज मतलब लड़के, वेंट मतलब चले गए, देयर होम्स मतलब अपने घरों को। तो देख सकते हैं सब्जेक्ट अलग अलग है, और बच्चे जो हैं या लड़के जो हैं घर क्यों चले गए? क्योंकि स्कूल समाप्त हो गया। तो हम लोग इसका जो सिंपल सेंटेंस है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके कंबाइन कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। देख रहे हैं वाज मेन वर्ब के रूप में आया है, तो हमको लिखना होगा द मेन वर्ब के रूप में आया, तो हम लोग कर्ता को बीइंग का प्रयोग करके स्वतंत्र करेंगे। तो लिखना होगा द स्कूल बीइंग ओवर, कामा देकर द बॉयज वेंट देयर होम्स। बस आसानी से आपका सिंपल सेंटेंस निर्मित हो गया।
तो स्टूडेंट्स यह था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है और किस तरह से हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कैसे एक नया सिंपल सेंटेंस निर्मित कर सकते हैं। तो जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए है और आपको अपना जो आंसर है वह कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। आप लोग जरूर सेंड किया करें, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है मुझे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं और आपको इसे सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो वह क्वेश्चन है, द टीचर वाज absent, the boys did not do their work. द टीचर वाज एब्सेंट, अध्यापक अनुपस्थित था। द बॉयज डिड नॉट डू दियर वर्क, लड़कों ने अपना कार्य नहीं किया। ठीक है, तो यह आपका एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, उसके बाद आपको अपना आंसर कमेंट के माध्यम से जो है वह सेंड करना है। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, द लीडर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, द लीडर वाज स्लेन। दूसरा वाक्य है, द फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर, रैन अवे इन फियर। तो स्टूडेंट्स इस दो क्वेश्चन को आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक नए सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है, इन दिए हुए सिंपल सेंटेंसेस को, और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल से ज्वाइन होंगे, जितना अच्छा व्यूज़ आएगा उतना ही अच्छी तरह से मैं आपको और आगे प्रोसीड करूंगा और डेली वीडियो प्रोड्यूस करता रहूंगा। हमारे सेकेंड चैनल को विजिट करना मत भूलिएगा, वहाँ पर 9, 10, 11 और 12th के इंग्लिश बुक से रिलेटेड सारी प्रिपरेशन है, तो वहाँ पर जरूर एक बार विजिट कीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना तो एकदम भी मत मिस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।